हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानम पंजाब। तो आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। क्लास जो है ये मास्टर कैडर फिजिक्स के लिए है, जिसमें हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं आज की क्लास में। ठीक है, तो ये आपकी क्लास नंबर 1 है फॉर द इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मास्टर कैडर फिजिक्स। मतलब मास्टर कैडर साइंस होता है, उसमें जो फिजिक्स का पोर्शन है वो मैं आपको कराऊंगा। तो उसमें से जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैं आपको आज कराने वाला हूँ, तो इनको ध्यान से देखना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके कुछ एग्जाम में बनते भी हैं। ठीक है जी, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इन चार ऑप्शन में से एक स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपने ढूंढनी है। देखिए, जो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास आ रही है, फर्स्ट स्टेटमेंट है डेल्टा डी इज इक्वल्स टू आपका रो एफ। मतलब ये आपका एक तरह से फ्री चार्ज डेंसिटी है, तो मतलब ये वाला स्टेटमेंट आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, तो इसको हम गलत नहीं बोल सकते। मतलब ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, तो ये आंसर भी नहीं होगी। नेक्स्ट है डेल डॉट बी इज इक्वल्स टू जीरो। ये भी आपने पढ़ा होगा, मैग्नेटिक मोनोपोल्स की कंडीशन होती है। डेल डॉट बी जो हमारे पास होता है, ये भी हमारे पास जीरो के इक्विवेलेंट होते हैं, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट अगर आप देखो तो ये डेल क्रॉस ई जो है हमारे पास, ये भी हमारे पास यहाँ पे आपकी करेक्ट स्टेटमेंट होती है, तो ये भी आंसर नहीं आएगा। बट जो ऑप्शन नंबर डी आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज इनकरेक्ट हेयर। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, ऑप्शन नंबर डी में इनकरेक्ट होने का रीजन क्या है? अगर आप इसमें ध्यान से देखो तो जो आपका ये वाला पार्ट है, ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वाला पार्ट है, इसमें अगर हमारे पास यहाँ पे ये कुछ आता, अगर कुछ इस तरीके से चीजें लिखी जाती, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाती। तो इसके रिप्लेसमेंट में अगर यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू हमने एक्स कर रखा है, अगर इसको हम विद रिस्पेक्ट टू टी करते, टाइम के रिस्पेक्ट में करते, तो ये भी करेक्ट हो जाता। तो अभी के लिए आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर होल कोफिशिएंट इज। होल कोफिशिएंट के लिए हमने डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, तो जो हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला आता है होल कोफिशिएंट के लिए, ये आता है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस चीज को याद रखना कि हमारे पास जो ऑप्शन नंबर ए है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला होता है होल कोफिशिएंट के लिए। देखो, जो होल कोफिशिएंट वाला पार्ट है ना, इसमें आपको डायरेक्ट याद करना होता है। मतलब जो इसके डायमेंशनल फॉर्मूला है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर होल कोफिशिएंट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला जो आएगा, इट विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं, इफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल आर कंजर्वेटिव। अगर हमारे पास यहाँ पे पार्टिकल के ऊपर जो फोर्सेस लग रही है वो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस अगर हमारे पास देखा जाए, तो वो फोर्सेस होते हैं जिसमें लॉसेस नहीं होते। ठीक है, मतलब एक तरह से जिन फोर्सेस में लॉस नहीं होते हैं, जिनकी वजह से, उनको हम कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज कंजर्व्ड। तो इनमें से कौन सी क्वांटिटी कंजर्व होगी अगर हमारे पास यहाँ पे फोर्सेस एक्ट करनी है पार्टिकल पे, और वो फोर्सेस कैसी हैं? कंजर्वेटिव नेचर की। तो जो टोटल एनर्जी सिस्टम की होगी, इट विल बी कंजर्व्ड। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। ठीक है, अगर हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्सेस जो लग रही हैं एक पार्टिकल के ऊपर लग रही हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जिसमें एनर्जी का लॉस नहीं आता। अगर एनर्जी का लॉस नहीं होगा तो एनर्जी कैसी होगी? कंजर्व। टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज कंजर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, द रेस्ट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज एम नॉट। आपको रेस्ट मास गिवन है, रेस्ट मास जो हमें यहाँ पे गिवन है, ये है हमारे पास यहाँ पे एम नॉट। उसके बाद व्हेन इट मूव्स विद वेलोसिटी ऑफ 0.6 सी, मतलब वेलोसिटी आपको गिवन है यहाँ पे कितनी है? 0.6 सी है। देन इट्स मास इज, देखो मास हम जब पढ़ते हैं, एम इज इक्वल टू आपका गामा टाइम्स ऑफ एम नॉट, ये पढ़ा जाता है। जो गामा यहाँ पे हमारे पास, इस फैक्टर को भी लिखेंगे, तो यहाँ से जो एग्जैक्ट लिखा जाएगा, इट विल बी दिस। जो गामा फैक्टर है वो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। अब जो हमारे पास v है, उसको हम लिखेंगे 0.6। 0.6 का स्क्वायर जब आप करोगे, तो m इज इक्वल टू एम नॉट आएगा, डिवाइडेड बाय आपका स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस हमारे पास यहाँ पे v स्क्वायर, मतलब 0.36 का स्क्वायर, साथ में c स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका c स्क्वायर। c स्क्वायर से c स्क्वायर कट कर दो, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा? इट विल बी एम नॉट अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस आपका 0.36। इसको फर्दर अगर आप सोल्व करोगे, तो ये एम नॉट और स्क्वायर रूट ऑफ आपका यहाँ पे 0.64, ऐसा कुछ। इसको अगर आगे आप सोल्व करते हो, ठीक है, मतलब ये फ्रैक्शन वाला पार्ट जब आप सोल्व करोगे, तो इसका स्क्वायर रूट आपको पता ही है। ठीक है, अगर हमारे पास इसका स्क्वायर रूट लिया जाए, तो ये 0.8 समथिंग आएगा। ठीक है, तो ऐसे अगर हम इसको सोल्व करें, तो 0.8 को हम कितना लिख सकते हैं? देखिए, अगर हम लास्ट स्टेप करें, तो m इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास ये आ गया एम नॉट बाय आपका 0.8। 0.8 को अगर आप सोल्व करो, पॉइंट हटाओगे, ऊपर आएगा 10, तो ये कितना बन रहा है आपका? 5/4 टाइम्स ऑफ एम नॉट। तो ये आंसर आ जाएगा। तो जो यहाँ पे मास आया, ये आया आपका 5/4 टाइम्स ऑफ एम नॉट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका
एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द पॉइंटिंग थ्योरम इज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, जो पॉइंटिंग थ्योरम होती है, ठीक है, जो पॉइंटिंग थ्योरम है वो किसके बारे में हमारे पास यहाँ पे होती है, बताइए। अगर हम यहाँ पे पॉइंटिंग थ्योरम की बात करें तो हमारे पास ये क्या चीज का कंजर्वेशन हमें बताती है, तो ये एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बताती है। याद रखना इस चीज को, डायरेक्ट ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन आता है, ऐसे ही एज इट इज यही क्वेश्चन आएगा अगर एग्जाम में आया तो सेम यही क्वेश्चन, ठीक है। तो द पॉइंटिंग थ्योरम इज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी के कंजर्वेशन के बारे में हमें पॉइंटिंग थ्योरम बताती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास, अच्छा एक चीज और भी है, अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम कुछ ऐसे भी लिखते हैं, जो पॉइंटिंग वेक्टर होता है उसको हम यहाँ पे सॉरी तो ये चीज भी ध्यान रखना है इसके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, अ यूनिफॉर्म करंट आई इज फ्लोइंग अलोंग द सरफेस ऑफ अ होलो कंडक्टिंग सिलेंडर। एक होलो कंडक्टिंग सिलेंडर है, होलो मतलब अंदर से खोखला, ऐसा, ठीक है, ये आपका एक होलो सिलेंडर है। अब इसके बारे में क्या बोला गया है, इसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है, करंट यूनिफॉर्म करंट आई इज फ्लोइंग अलोंग द सरफेस, सरफेस सरफेस मतलब जो बाहर का इसका सरफेस है उस पे आई करंट फ्लो कर रहा है, सिलेंडर ऑफ रेडियस ए। इस सिलेंडर का रेडियस कितना गिवन है आपको, ए रेडियस गिवन है, और क्या बोल रहे हैं, पैरेलल टू इट्स एक्सिस, मतलब जो करंट फ्लो कर रहा है हमारे पास वो पैरेलल टू एक्सिस फ्लो कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास आपका मैग्नेटिक इंडक्शन इनसाइड दी सिलेंडर इज। आपसे क्या पूछ रहे हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन इज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड पूछा है इनसाइड द सिलेंडर। जब इनसाइड द सिलेंडर हमारे पास ना तो कोई चार्ज है ना कोई करंट है, तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इनसाइड द सिलेंडर इट विल बी जीरो, क्योंकि सारा करंट कहां पे फ्लो कर रहा है, सरफेस पे फ्लो कर रहा है, सरफेस पे करंट फ्लो कर रहा है, तो सरफेस पे करंट फ्लो करेगा, सरफेस पे करंट फ्लो करेगा तो हमारे पास अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं, अंदर ना तो कोई चार्ज है ना कोई करंट है, तो जो अंदर हम यहाँ पे इनसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लेंगे इट विल बी जीरो। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी जीरो इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस हैज अ वेवलेंथ ऑफ दिस, वेवलेंथ आपको गिवन है, वेवलेंथ हमें कितनी गिवन है यहाँ पे, ये है आपकी 0.20 मीटर, इतना वेवलेंथ हमें गिवन है। व्हेन दिस वेव एंटर्स इन अ परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक म्यू आर इज इक्वल्स टू 1, इट्स वेलोसिटी बिकम्स दिस, इसकी वेलोसिटी हमारे पास कितनी बन जाती है, ये बन जाती है, इट्स वेवलेंथ इन दी डाइलेक्ट्रिक विल बी, देखो पहले हम निकालेंगे फ्रीक्वेंसी, अगर हमारे पास यहाँ पे हमें पहले फॉर्मूला पता है, देखो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमारे पास कुछ इस तरह से आप यहाँ पे रखते हो ये, ठीक है, v इज इक्वल्स टू आपका फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, ऐसा कुछ। अब पहले फ्री स्पेस में मूव करें तो फ्री स्पेस के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास देखा जाए तो v को हम कितना लेंगे, v को हम ले सकते हैं c, v का वैल्यू जो होगा इट विल बी c इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। यहां से पहले हम क्या निकाल लेते हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू आपका c बाय लैम्डा, c कितना हमारे पास फ्री स्पेस के लिए कुछ इतना, ये हो गया c फ्री स्पेस के लिए, लैम्डा कितना था आपका 0.20, मतलब 0.2 ही लिख लेते हैं सिर्फ। आगे अगर इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा पॉइंट, अगर हटाओगे तो ऊपर 10 जाएगा, तो 3 इंटू आपका 10 रेज टू द पावर 8, सॉरी 9 लिख सकते हैं हम, ठीक है, एक जीरो ऊपर गया नीचे आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा आपका 1.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 हर्ट्ज, तो ये आ गई फ्रिक्वेंसी। अब हमने वेवलेंथ निकालनी है इस स्पीड के लिए, जो दूसरा वाला स्पीड आपको दिख रहा है, तो फिर से ये फॉर्मूला लगेगा। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम जो नया पार्ट कर रहे हैं, अब फिर से अगर हम देखें तो v हमारे पास कितना गिवन है हमें 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 8, और फ्रिक्वेंसी हमारे पास कितनी है, ये है 1.5 इंटू आपका 10 रेज टू द पावर 9, और ये निकालना है हमने यहाँ से वेवलेंथ, ऐसा कुछ। इसको कट कर दोगे यहाँ पे 10 बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा 15, तो लैम्डा जो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, लैम्डा कितना आ रहा है आपका 2/15, 2/15, ठीक है। अब 2/15 को अगर आप सोल्व करते हो, ठीक है, सोल्व करके देख लेते हैं, 15 यहाँ पे आया 2, तो पॉइंट लगाओगे तो 0, ठीक है, 1, 15 आ जाएगा यहाँ पे 5, ठीक है, फिर से 0, तो ये आपका 3, तो 0.13, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ये आ जाएगा आपका 0.13 मीटर। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना था, ठीक है, कुछ इस वे में आपने ये क्वेश्चन करना होगा, ठीक है, बड़ी सी स्टेटमेंट है बट हमारे पास आंसर निकालने का तरीका बहुत सिंपल ही है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, इन अ गैस द एक्सप्रेशन फॉर द एवरेज स्पीड ऑफ अ मॉलिक्यूल इज गिवन बाय, देखो अगर हमारे पास एवरेज स्पीड की बात हो रही है मॉलिक्यूल की, और हमारे पास यहाँ पे अलग अलग केसेस होते हैं, देखो एक तो होती है आपकी रूट मीन स्क्वायर,
वी आर एम एस का वैल्यू होता है आपका स्क्वायर रूट ऑफ 3 RT/m। और वी मोस्ट प्रोबेबल कितनी होती है, ये होती है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 RT/m। इन दोनों को तो डायरेक्ट आप इसी सीरीज में याद कर लेना। नेक्स्ट हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वी एवरेज जो होता है, वी एवरेज होता है आपका स्क्वायर रूट ऑफ 8 RT/m। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अलग होता है, ये वी एवरेज है, ये वी आर एम एस और वी मोस्ट प्रोबेबल हो गया। तो आंसर अभी के लिए क्या आ रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, स्क्वायर रूट ऑफ 8 KT/m। अच्छा, ये फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट आपको लग रहा होगा, एक्चुअल में हमारे पास ना ये जो मैंने लिखवाया आपको, ये मोलर वाला केस है। हमसे क्या पूछा गया था, मॉलिक्यूल का केस। मॉलिक्यूल में क्या करना होता है, हमने जो आर है उसको के से रिप्लेस करना होता है, और जो हमारे पास कैपिटल एम है उसको स्मॉल एम से रिप्लेस करना होता है। तो यहाँ पे अगर मॉलिक्यूल के लिए आप लिखोगे तो कितना आएगा फॉर्मूला, इट विल बी 8 KT बाय आपका पाई स्मॉल एम। तो ये रिप्लेसमेंट आपको आना चाहिए। ये जो हमने लिखे हैं फॉर्मूले, ये किसके लिए हैं, ये है मोलर, मोल्स के लिए है, ये मोल्स के लिए है। और जो ये फॉर्मूला होता है KT वाला, ठीक है, ये मॉलिक्यूल के लिए होता है। और आपसे क्वेश्चन में मॉलिक्यूल के लिए पूछा है, तो मॉलिक्यूल के लिए आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, two ends of a rod are kept at 127 degree Celsius and 227 degree Celsius. When 2000 calorie of heat flows in the rod, then the change of entropy is। देखिए पहले तो T1 T2 को लिख लो। T1 कितना है हमारे पास यहाँ पे, ये आपका 127 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में चेंज करोगे तो 127 प्लस आपका 273, तो इसको जब ऐड करोगे तो इट विल बी 400 केल्विन। ठीक है जी। और T2 जब आप निकालोगे तो T2 कितना आएगा, 227 डिग्री सेल्सियस, और इसमें आपने प्लस करना है 227 में 273, इनको ऐड करोगे तो इट विल बी 500 केल्विन, ऐसा कुछ। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला जो हमारे पास लगेगा यहाँ पे, चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला रहता है ये फॉर्मूला रहेगा यहाँ पे, वेट T1। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो है, ये है 2000 कैलोरीज, 1/T2, T2 कितना हमारे पास यहाँ पे, T2 इज 500। ठीक है, माइनस आपका यहाँ पे 1 बाय एक वेट यहाँ पे 400 आ जाएगा। अगर इसको सोल्व करोगे तो ये 400 माइनस 500 और अपॉन हमारे पास यहाँ पे आपका ये क्या रहेगा, एक मिनट, इसमें ना हमने एक चीज गड़बड़ कर दी है। जो T1 T2 है इनकी वैल्यूज हमें चेंज करनी पड़ेंगी। टू एंड ऑफ रोड, अगर हमारे पास T1 टेम्परेचर आप देख रहे हो, ये फिर एक काम करते हैं फॉर्मूला में चेंज करें, क्योंकि एक नेगेटिव साइन का फर्क आएगा यहाँ पे, एक नेगेटिव साइन का फर्क आएगा। उस नेगेटिव साइन को फर्क को चलो हटा ही देंगे लास्ट में। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 2000 बन गया, यहाँ से अगर हम सोल्व करेंगे नीचे तो ये 500 इंटू 400 हो जाएगा, और ऊपर अगर आप देखो तो ये 400 माइनस 500 हो जाएगा। एक नेगेटिव साइन आएगा, उसको हम बाद में हटा देंगे। चलिए अब इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 2000, यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस ऑफ 100, और यह जाएगा आपका 20000, 4 जीरो आएंगे। ठीक है, इनको कट कर दो, तो उसको अगर आप सोल्व करोगे, 4 नहीं 5 आएंगे, यहाँ पे 5 जीरो आएंगे। दो जीरो हमारे पास यहाँ से कट होगी, ये 2000 है, इसको इससे कट कर दो। तो अगर मैग्नीट्यूड वाइज आप देखते हो तो 1 कैलोरी पर केल्विन, 1 कैलोरी पर केल्विन इज द आंसर। तो आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1 कैलोरी पर केल्विन। ठीक है, बस इसमें एक माइनस साइन की गड़बड़ है, माइनस साइन को आप यहाँ पे एक तरह से मैग्नीट्यूड की फॉर्म में देख लो, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा आपका 1 कैलोरी पर केल्विन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, इस तरीके से इसको सोल्व करना है, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, a thermodynamic change takes place in such a way that the entropy either decrease or remain constant। हमारे पास एक थर्मोडायनेमिक चेंज हुआ, ठीक है, वो इस तरीके से हुआ, या तो हमारे पास एंट्रोपी यहाँ पे डिक्रीज कर रही है, फिर हमारे पास कांस्टेंट रह जा रही है। ठीक है, या तो एंट्रोपी डिक्रीज कर रही है, एंट्रोपी डिक्रीज करना मतलब डिसऑर्डरनेस का कम होना, मतलब ऑर्डरनेस का बढ़ना। दूसरी चीज है कि एंट्रोपी या तो डिक्रीज हो रही है, फिर हमारे पास कांस्टेंट रह जा रही है। दिस स्टेटमेंट इज, किसके लिए ट्रू होगी, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन, या फिर ट्रू यूनिवर्सली, क्या यूनिवर्सल ट्रू है, नहीं। ठीक है, एंट्रोपी बढ़ती भी है ना, तो हमारे पास ये ट्रू किसके लिए होगा, ट्रू ओनली फॉर अ क्लोज सिस्टम। आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ट्रू ओनली फॉर अ क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम के लिए बात ठीक है, वैसे ये स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पे इतनी करेक्ट नहीं है।
तो ये हमारे पास एक क्लोज सिस्टम के लिए ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, अगर आपके पास एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की ससेप्टिबिलिटी के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, अब ससेप्टिबिलिटी अगर आप देखते हो तो ससेप्टिबिलिटी जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है उनका नेगेटिव होता है, नेगेटिव एंड स्मॉल, नेगेटिव एंड स्मॉल होता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, क्योंकि जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है इनको हम क्या बोलते हैं, दे आर वीकली रिपेल्ड, वीकली रिपेल्ड बाय अ मैग्नेट, मैग्नेट इनको वीकली रिपेल करती है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया आपके डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव एंड स्मॉल, और ससेप्टिबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर डिपेंडेंट यहाँ पे ससेप्टिबिलिटी नहीं होती है, ससेप्टिबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है जी, तो हमारे पास अभी के लिए जो आंसर आएगा ये बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रिमेन कांस्टेंट विद टेम्परेचर। अच्छा, ये तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात हुई है, इसके अलावा आपके पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस भी होते हैं और फेरोमैग्नेटिक भी होते हैं। अगर हम पैरामैग्नेटिक की बात करें, एक पैरामैग्नेटिक भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करें तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में जो ससेप्टिबिलिटी होती है ये पॉजिटिव होती है, बट होती स्मॉल है, स्मॉल बट पॉजिटिव। और यहाँ पे जो ससेप्टिबिलिटी है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। ठीक है, तो जो सिर्फ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है उसमें ससेप्टिबिलिटी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होती है, इसलिए हमारे पास रिमेन कांस्टेंट विद टेम्परेचर आएगा। बट जो आपके पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उसमें ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। ठीक है जी, चलिए, और जो आपके फेरोमैग्नेटिक होते हैं, फेरोमैग्नेटिक में भी टेम्परेचर डिपेंडेंसी आती है। अगर फेरोमैग्नेटिक को आप देखो तो फेरोमैग्नेटिक में भी अगर हम चीजें देखें तो ससेप्टिबिलिटी लार्ज एंड पॉजिटिव, और जो ससेप्टिबिलिटी है वो आपकी यहाँ पे सी अपॉन टी माइनस टी सी, क्योंकि यहाँ पे आपका क्रिटिकल टेम्परेचर भी आता है। ठीक है, तो इस तरह का रिलेशन आपका किसके लिए होता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। ठीक है, तो अभी के लिए हमारे पास आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ, जो हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है वो किसका मैनिफेस्टेशन है, फर्स्ट इज आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस, सेकंड इज होमोजेनिटी ऑफ टाइम, नेक्स्ट है आपका इनहोमोजेनिटी ऑफ टाइम, या फिर आपका होमोजेनिटी ऑफ स्पेस। इनमें से आंसर आना है। देखिए, एज पर दी कंसेप्ट हमने क्या क्या पढ़ रखा है, हमने ना अनसर्टेनिटी रिलेशन पढ़ रखे हैं। अगर मैं आपको एनर्जी से रिलेटेड अनसर्टेनिटी रिलेशन के बारे में बताऊं तो आपने डेल्टा ई डेल्टा टी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एच कट, आपने ऐसा पढ़ा होगा ये। ठीक है, ऐसा कुछ। तो हमारे पास जब एनर्जी की बात आती है, चेंज इन एनर्जी, हमारे पास डेल्टा ई है तो ये एनर्जी से रिलेट करेगा, तो ये एनर्जी टाइम रिलेशन है, ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का एनर्जी टाइम रिलेशन है। अगर आप एनर्जी टाइम रिलेशन को देखते हो तो इसमें हमारे पास एनर्जी को टाइम से रिलेट कर रहे हैं, तो इन्होंने क्या बोला, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ। अगर एनर्जी आ रहा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आ रहा, तो वो किससे रिलेट होगा, आपका टाइम के साथ। तो टाइम कहाँ पे आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे ये वाला। होमोजेनिटी मतलब सेम रहेगा टाइम, होमो मतलब सेम, होमोजेनिटी ऑफ टाइम मतलब टाइम सेम रहेगा। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ होमोजेनिटी ऑफ टाइम। ये तो बिल्कुल ही गलत है, जो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है, इन होमोजेनिटी नहीं आता है, ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है, तो ये हमारे पास आंसर यहाँ पे नहीं आएगा। अच्छा, अगर हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन के लिए हम देखें तो आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस है, तो हम डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स लिख सकते हैं, जो आपका फर्स्ट अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है। तो इसके रेस्पेक्ट में अगर आप देखोगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस या फिर आपका होमोजेनिटी ऑफ स्पेस। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स आ रहा है। ठीक है, ये चीज मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ, आपने इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, क्या इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा या फिर ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का मैं आपको बता चुका हूँ क्या चीज हमारे पास था यहाँ पे आंसर, होमोजेनिटी ऑफ टाइम, क्योंकि हमारे पास डेल्टा ई डेल्टा टी था। अब यहाँ पे डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स है, मतलब ये आपका एक तरह से पोजिशन मोमेंटम वाला अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए या फिर ऑप्शन नंबर डी, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, इसके बारे में आप फिर पढ़ोगे भी ना, इसलिए तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज एंड फर्स्ट लाइन ऑफ द बामर सीरीज। देखो, इनके लिए मैं आपको हिंट देता हूँ, हमारे पास ना जब आप स्पेक्ट्रल सीरीज की बात करते हो तो इसमें लाइमन सीरीज आती है, बामर सीरीज आती है,
पास्टियन सीरीज आती है, ब्रैकेट एंड फंड सीरीज, ये हमारे पास यहाँ पे आपकी 5 सीरीज आती है। इसके अलावा भी हम्प्रे सीरीज होती है बट उसको हम पढ़ते नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे 5 सीरीज आ गए और ये किसका पार्ट है, ये सारा आपका स्पेक्ट्रल सीरीज का पार्ट है, ये सारा आपका स्पेक्ट्रल सीरीज का पार्ट है, ठीक है जी। अब स्पेक्ट्रल सीरीज में हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज और जो आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज है, इनका रेशियो पूछा गया है। और ऐसा क्वेश्चन मल्टीपल टाइम आता है, ऐसा क्वेश्चन आपका स्पेक्ट्रल सीरीज से मल्टीपल टाइम आता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका एटॉमिक एंड मोलिकुलर स्पेक्ट्रा से रिलेटेड है, एटॉमिक फिजिक्स का ये क्वेश्चन है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमारे पास जो आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन है, लाइमन सीरीज और बामर सीरीज को आप फर्स्ट लाइन की फॉर्म में कैसे निकालोगे, इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो ये फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे होगा, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आपने इसको सोल्व करके इसका आंसर निकालना है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रख लेना, ये फॉर्मूला ध्यान रख लो। और इसमें ये आर क्या है आपका, रिडबर्ग कांस्टेंट है, तो इसके बारे में भी कुछ चीजें आती हैं, इसके बारे में भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये था आपका आज की क्लास का होमवर्क क्वेश्चन, जो कि आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है जी। चलिए, तो ये थी आपकी क्लास नंबर 1 फॉर द मास्टर कैडर फिजिक्स, मास्टर कैडर साइंस में फिजिक्स का पोर्शन मैं आपको कराता हूँ, जिसमें हमने आज जो क्वेश्चंस करे बहुत इंपॉर्टेंट थे। उसके अलावा ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में ये पूछा है, दूसरा ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। एक चीज मैंने ये भी पूछी है कि इसमें से क्या आंसर आएगा, आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस या फिर होमोजेनिटी ऑफ स्पेस फॉर दिस कंडीशन, जो आपका ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपने एक तरह से कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या आता है, ठीक है जी। चलिए, तो ये थी आपकी क्लास नंबर 1। अब हम मिलेंगे क्लास नंबर 2 में, ठीक है। कोई भी आपका डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, तो वो चीज आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है जी। नेक्स्ट क्लास में उसको भी रिजोल्व हम कर लेंगे, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, ओके बाय।